Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. Today's topic is passive circuit elements, inductors, MCQs. पैसिव सर्किट एलिमेंट्स हम स्टडी कर रहे हैं, रजिस्टर्स का पार्ट हम कवर कर चुके हैं, इंडक्टर्स के भी प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम थ्योरी कवर कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले की 2 वीडियोस जो इंडक्टर्स पे बनाई गई हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन वीडियो को जाके देखिए, उसी के बाद आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए, तभी चीज़ें समझना आपके लिए ईजी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इंड्यूसिंग ईएमएफ इन ए कॉइल इज दैट। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट देखा था। अकॉर्डिंग टू दैट फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया कि यहाँ एक कॉइल है, यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल का एक मैग्नेट है। अगर ये मैग्नेट मूव नहीं कर रहा है तब भी कुछ फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक हो रहा है, बट यहाँ पे कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही है। जैसे ही ये मैग्नेट मोशन में आएगा, ये मूव होना शुरू हुआ, फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ और उस वजह से आपकी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी। मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ईएमएफ अगेन इंड्यूस होगी, उसकी पोलैरिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है ईएमएफ इंड्यूस होने की? फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल। नहीं, फ्लक्स लिंक तो करना चाहिए, बट वो जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो टाइम के साथ चेंज भी होना चाहिए। या तो क्या हो, या तो आपका मैग्नेट मूव करे या तो आपका कंडक्टर या कॉइल मूव करे। दोनों केसेस में आपका फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। इनमें से एक चीज़ मूविंग होनी चाहिए, दूसरी चीज़ स्टेशनरी भी है, तब भी आपका जो फ्लक्स है वो उसकी वैल्यू चेंज होगी टाइम के साथ और आपकी ईएमएफ कॉइल में इंड्यूस होगी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, देयर शुड बी चेंज इन फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल। देखिए ऑप्शन सी है कॉइल शुड फॉर्म ए क्लोज लूप। क्लोज लूप का क्या कंसेप्ट है? अगर ये क्लोज लूप मैं करती हूँ और फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रही है तो एक ईएमएफ आ रही है और उसकी वजह से आपका एक करंट आने वाला है। करंट फ्लो करने के लिए हमें पता है क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, तभी आपका करंट फ्लो होगा। तो अगर ये ईएमएफ ना होके अगर ये करंट की बात करी गई होती तो फ्लक्स भी चेंज होना चाहिए था और ये कॉइल क्लोज लूप भी बनानी चाहिए थी, तभी आपका करंट इस कॉइल में फ्लो होता। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज डैश द रेट ऑफ द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। ये भी फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हम स्टडी कर चुके हैं दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्टेंस अपोजिट डैश इन चेंज इन करंट। ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। वी नो दैट इंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल दैट अपोजिस एनी चेंज इन करंट। ओनली डिक्रीज या ओनली इंक्रीज को नहीं, कोई भी चेंज हो आपका करंट में उसको अपोज करता है। ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। डैश इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली और स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने 2 टाइप्स देखे हैं। देखिए अगर आपका जो कंडक्टर है दैट इज मूविंग एंड योर magnetic field is stationary, then the induced EMF in this conductor is called as dynamically induced EMF। और अगर आपका करंट स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूविंग है देन दिस इज स्टैटिस्टिकली। ये चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। देखिए आपका ईएमएफ जनरेट किस में हो रही है? कंडक्टर में है। तो कंडक्टर अगर मूविंग है तो उसे हम डायनेमिक मींस मूविंग इंड्यूस डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। और हम इसका एग्जांपल भी स्टडी कर चुके थे, दैट इज जनरेटर। और इसके केस में क्या था? ट्रांसफार्मर। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, अभी हम उन पे क्वेश्चन ही देख रहे हैं, उन चीज़ों को रिवाइज ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल इज इंक्रीज इज इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का नंबर ऑफ टर्न्स के साथ क्या कोई रिलेशन आपको याद आता है? ये रिलेशन है L इज इक्वल टू मी एन स्क्वायर A बाई एल।
L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इंडक्टेंस इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज डैश द रिलेक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। क्या रिलेक्टेंस के और इंडक्टेंस के साथ कोई हम रिलेशन देख चुके हैं? बिल्कुल हमने देखा था, L is equal to n square by R, where R is your reluctance, L is inversely proportional to R। अगर यही पूछा गया है, अगर ये चीज़ इंक्रीज हो रही है, रिलेक्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो इंडक्टेंस आपकी डिक्रीज हो रही है, एंड वाइस वर्सा, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। डैश, इफ द नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल इज इंक्रीज टू टाइम, इट्स इंडक्टेंस इज, जो इंडक्टेंस है वो आपके नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर इसे इंक्रीज करके हम 2 टाइम्स कर दे रहे हैं तो आपके इंडक्टेंस में क्या फैक्टर आएगा? 2 रेज टू पावर 2, 4 टाइम्स प्रीवियस इंडक्टेंस से आपकी इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, इंक्रीज 4 टाइम्स। तो देखिए, ध्यान से देखिए कि यहाँ L प्रोपोर्शनल टू n नहीं है। अगर L प्रोपोर्शनल टू n आप लेके चलते हैं तो L डैश विल बी इक्वल टू 2L हो जाएगा। तो वो देखिए, वो भी ऑप्शन में है। तो आप अपने कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर रखिए, ये फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान होने चाहिए, ठीक है? तो उसी तरह का ऑप्शन हो जाएगा, आप ये फर्स्ट टिक करके आ जाएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपका है इंक्रीज 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a circuit has inductance of 2 Henry. If the circuit current changes at the rate of 10 ampere per second, the self-induced EMF is। देखिए, क्वेश्चंस को अप्रोच करने का क्या मेथड है कि जो भी वैल्यूज़ दे रखी हैं, क्या उनमें कोई फार्मूला आपको याद आता है तो वो फार्मूला आप लगा दीजिए। जब भी आप, अगर आप उन क्वेश्चंस को जो प्रीवियस लेक्चर है आप उन्हें देख के आए हैं और उन्हें रिवाइज करके आए हैं, उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद अपने दिमाग पे जोर डालिए, उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, अपना आंसर मैच कीजिए। क्या आपको याद, आप रिवाइज कर पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला आप लगा रहे हैं, क्या आप अपना कंसेप्ट लगा पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो आप वीडियो की हेल्प लीजिए, अगर लगा पा रहे हैं तो अपना आंसर चेक कीजिए, और अगर आपका आंसर सही आ जाता है, आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये मेरा टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले, मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। L की वैल्यू है 2 हेनरी, करंट चेंज विद टाइम 10 एम्पियर पर सेकेंड दे रखा है, तो ये इस चीज की वैल्यू है। L की वैल्यू EMF, ओके, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू जिसे V या E से डिनोट कर सकते हैं, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या इसमें आपको कोई रिलेशन याद आता है? बिल्कुल, क्या EMF इंड्यूस होती है इंडक्टर में? L di/dt। तो ये वैल्यूज पुट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 20 वोल्ट हो जाएगा। बट आपको एक कंसेप्ट याद आ रहा होगा कि हम यहाँ नेगेटिव साइन भी लेते थे। अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, द पोलैरिटी ऑफ दिस EMF, इंड्यूस्ड EMF विल बी सच दैट इट अपोज इट्स कॉज। और इसका कॉज क्या है? चेंज इन करंट और चेंज इन फ्लक्स इसका कॉज है, उसकी वजह से नेगेटिव साइन लेते थे। तो सपोज कुछ एक ऑप्शन होते +20 एंड -20 वोल्ट, तो आपका आंसर रहता -20। बट अगर सारे ही पॉजिटिव में हैं तो आपका आंसर, जितनी भी आपकी वैल्यू का मैग्नीट्यूड आ रहा है, वही आपका आंसर रहेगा, 20 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a current of 2 ampere through a coil set up a flux linkage of 4 Weber turns, the inductance of the coil। क्या इनमें कोई फॉर्मूला याद आता है? N phi is equal to Li, ये एक फॉर्मूला रहता है। तो देखिए, ये फ्लक्स लिंकेज दे रखी है, फ्लक्स लिंकेज इज N phi, जहाँ N आपकी नंबर ऑफ टर्न्स है और फ्लक्स का यूनिट रहता है वेबर। तो ये क्या है? 4, L आपको फाइंड आउट करना है और करंट की वैल्यू है 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हेनरी। आपका आंसर आएगा सी। देखिए, जो भी इस इंडक्टर के टॉपिक के क्वेश्चंस हैं उनमें कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, कैलकुलेशंस इजी हैं। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपको फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए कि क्या फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। बस उसी पे आप हल्की सी थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा आपका टाइम लगने वाला है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयरन कोड coil of 10 turns has a reluctance of this much, the inductance of the coil is।
क्या इनमें कोई फॉर्मूला याद आता है? ये फॉर्मूला आता है। देखिए रिलेक्टेंस के ये यूनिट्स होते हैं, ये अभी तक हमने स्टडी नहीं करा है। आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम मैग्नेटिक मटेरियल्स पे एक चैप्टर लेके आएंगे, एक लेक्चर लेके आएंगे, उसमें हम रिलेक्टेंस को अच्छे से डिफाइन भी करेंगे और देखेंगे उसके यूनिट्स क्या होते हैं। तो वो आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक्स में मेंशन्ड है, तो उसको हम इस लेक्चर की बात करने वाले हैं। अभी ये क्वेश्चन आपका इंडक्टेंस पे है, तो इसे हम यहीं प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो एल आप फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स 10 × 10 और रिलेक्टेंस 100। तो देखिए वैल्यू क्या आ जाती है, ऑप्शन ए 1 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स कैन बी डिक्रीज बाई, एक तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि डिक्रीज कह रहा है, ऐसा नहीं है कि हर बार क्वेश्चन में वो इंक्रीज ही क्या देगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज के लिए होते हैं। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बिटवीन टू कॉइल्स कैन बी डिक्रीज बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ ईदर कॉइल, मूविंग द कॉइल्स क्लोजर, अपार्ट्स और नन ऑफ द अबव। क्या हो सकता है, देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्न्स के साथ कुछ ये आता है। दैट मीन्स अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता। देखिए अब अगर हम कॉइल्स को क्लोजर मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या होगा, देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या कंसेप्ट है कि एक कॉइल में करंट है जो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ कुछ एक फ्लक्स जनरेट होगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड रहेगी, ठीक है, वो फ्लक्स है वो भी चेंजिंग होगा। देन ये जो फ्लक्स है कुछ एक अमाउंट इसके साथ सेकंड कॉइल के साथ लिंक करेगा और यहाँ पे आपकी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ये आपका क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज टू कॉइल्स, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम क्या कह रहे हैं कि कॉइल्स को क्लोजर मूव कर रहे हैं, तो देखिए फ्लक्स जो जनरेट हुआ फर्स्ट कॉइल में वो तो करंट कितना है उसकी वजह से जनरेट हुआ, बट इस कॉइल से इस कॉइल में फ्लक्स लिंक होना है, तो अगर जो आपकी कॉइल्स हैं अगर वो क्लोजर हैं तो ये लिंकेज जो है फ्लक्स लिंकेज ये इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है। फॉर्मूला क्या आता है इस केस में आपका, आपको अगर याद आ रहा हो, रिकॉल कर पा रहे हो, फ्लक्स लिंकेज N2 φ, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज सेकंड कॉइल में हो रही है जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, और सपोज ये फ्लक्स φ1 है और ये φ2 है, ये आपका क्या रहेगा, फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू कौन सा करंट जो फर्स्ट कॉइल में आया उसे I1 सपोज कर रहे हैं, तो यहाँ एक म्यूचुअल इंडक्टेंस M आ रही है, दैट मीन्स M इज इक्वल टू N2 φ2 एंड I1। तो देखिए ये φ2 फ्लक्स लिंकेज, ये जो फ्लक्स लिंकेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के। तो देखिए अगर ये फ्लक्स φ2 इंक्रीज हुआ तो m भी तो इंक्रीज हुआ, और ये केस कब था, जब हमने दोनों कॉइल्स को क्लोजर मूव करा। अगर हम दोनों को अपार्ट मूव करते हैं तो φ2 की वैल्यू कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है सेकेंड कॉइल के साथ वो डिक्रीज हो जाएगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, अगर सेपरेशन कम है दैट मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप करेंगे, क्योंकि अगर कम है डिस्टेंस तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और ये कंसेप्ट हमने समझ लिया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज अगर डिस्टेंस कम है तो फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा हो रही है, फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा हो रही है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज 4 हेनरी इफ द करंट इन द वन कॉइल चेंजेस एट दिस रेट देन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द अदर कॉइल इज। यही कंसेप्ट हमने समझा। देखिए टू कॉइल्स हैं, यहाँ जो करंट है वो 2 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों कॉइल्स में 4 हेनरी है, तो यहाँ कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला क्या आता है, यहाँ कितनी सेकेंड कॉइल में कितनी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी उसे V2 ले लो या V ले लो, दैट विल बी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस और कितना फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज हुआ, तो वैल्यूज पुट कर लो। ओके, M की वैल्यू 4 है,
तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए, 8 वोल्ट्स। देखिए अगर ये चीज़ें आपको लग रहा है कि बहुत फास्ट हो रही हैं तो आप पहले वो वीडियोस देख के आइए, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, या फिर आपने हमारी वो प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, उसके बाद ही आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो पहले उन वीडियोज़ को जाके देखिए, देन ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द फ्लक्स 512 इज 2 वेबर, डब्ल्यू बी वेबर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्मॉल बी रहेगा, एंड N2 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल बी इज 20 एंड I1 फर्स्ट कॉइल करंट इज 20 एम्पियर, देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल विल बी इक्वल टू। क्या ये फाइंड आउट कर सकते हैं? अभी हमने एक फॉर्मूला बनाया, ये फॉर्मूला है, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कई बार आप कुछ क्वेश्चंस अगर आप कुछ बुक्स भी फॉलो कर रहे हैं तो कई बार इस फ्लक्स को 5-2 रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार 1-2 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस फ्लक्स की बात कर रहे हैं। जो इस कॉइल ने प्रोड्यूस करा उसका कुछ एक पार्ट जो इस कॉइल के साथ लिंक हुआ, उसे हम ये फ्लक्स से मेंशन कर रहे हैं। फिर वो आप की मर्जी है कि आप उसे 5-2 से रिप्रेजेंट करें या 1-2 से रिप्रेजेंट करें, उसमें कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बस आपको क्लियर होना चाहिए कि ये फ्लक्स है, इसकी क्या डेफिनेशन है। जितना करंट यहाँ आया उसकी वजह से कुछ एक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ होगा, उसका कुछ परसेंट, उसका कुछ पार्ट इस सेकेंड कॉइल के साथ लिंक हुआ, उसे ही हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आप चाहे 1-2 करके कर लीजिए, चाहे उसे 2 करके कर लीजिए। तो एम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए फ्लक्स की क्या है वैल्यू, 2 वेबर, N2 की वैल्यू कितनी है 20, और I1 करंट की वैल्यू कितनी है 20। तो ये आपका सिंपल कैलकुलेशन के साथ ऑप्शन रहेगा 2 हेनरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, N1 इज इक्वल टू दिस, N2 इज दिस, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल इज 2 हेनरी, द रिलेक्टेंस निकाल सकते हैं। अभी हमने फॉर्मूला देखा, कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 5 × 10⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल इज इंक्रीज्ड। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को के से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो इंक्रीज हो रहा है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन सेम, और नन ऑफ द अबव। ये रिलेशन आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग में। के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर के को इंक्रीज कर रहे हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी। आंसर रहेगा ऑप्शन ए, द मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। आपके ऑप्शन है ये इस तरह से है, होल अंडर रूट है। क्या रहेगा? देखिए मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस कब होगी? जब व्हेन कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज इक्वल टू 1। देखिए कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की रेंज क्या रहती है? फ्रॉम 0 to 1, एक कोई वैल्यू रहती है, ये डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्शन कब आएगा? व्हेन मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? के इज इक्वल टू 1, और के का फॉर्मूला क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंसेस के टर्म में, एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ LA LB। आंसर रहेगा ऑप्शन सी। Next question, the mutual inductance between two unity coupled coil is this, and okay, of 9 Henry and 4 Henry is। mutual inductance find out करनी है, टू यूनिटी कपल्ड कॉइल्स हैं, यूनिटी कपल्ड का क्या मतलब है? K इज इक्वल टू 1, यूनिटी, द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज इक्वल टू 1, और ये क्या दे रखा है? L1 सेल्फ इंडक्टेंसेस एंड L2। तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं, करा जा सकता है। K इज इक्वल टू M अंडर रूट ऑफ L1 L2, फॉर्मूला लगा लीजिए। फाइंड आउट M आपको करना है, K1 है अंडर रूट ऑफ 9 एंड 4 इज इक्वल टू 3 एंड 2 6 हेनरी। ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स। ये आपको वैल्यू एक डायग्राम दे रखा है, L1 की वैल्यू गिवन है, L2 की, M की फाइंड आउट करनी है, और K भी गिवन है। वही फॉर्मूला लगा लीजिए जो अभी प्रीवियस करा, और उसके बाद कैलकुलेशंस कर दीजिए, और देखिए क्या आंसर आता है। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। नेक्स्ट,
द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल L1 बिकम्स, देखिए एक L1 है एक L2 है, कुछ डायग्राम दे दिया जिसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस भी गिवन है, यहाँ डॉट कन्वेंशंस भी यूज़ करी गई हैं। तो देखिए हमने क्या कहा था कि पहले कुछ इंडक्टेंसेस हैं इन सीरीज हैं, तो हम कहते थे कि L इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, सम व्हेन दे आर मैग्नेटिकली आइसोलेटेड, जब दोनों के बीच में कोई भी फ्लक्स लिंकेज नहीं है, दे आर मैग्नेटिकली आइसोलेटेड, ठीक है, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स कोई भी फ्लक्स लिंकेज नहीं है, तब आपकी ये वैल्यू रहती थी। बट हमने ये कहा था कि व्हेन दे आर मैग्नेटिकली कपल्ड, तो ये वैल्यू L इक्विवेलेंट की वैल्यू चेंज होती थी। अब L इक्विवेलेंट क्या आ जाता था, L1 प्लस L2 प्लस माइनस ऑफ 2m आ जाता था, प्लस 2m या फिर माइनस 2m, प्लस 2m व्हेन फ्लक्सेस आर एडिंग एंड माइनस व्हेन फ्लक्सेस आर अपोजिंग। ये कंसेप्ट हम कर चुके हैं। अब यहाँ अगर देखें डॉट कन्वेंशन, दोनों ही फर्स्ट जो भी कॉइल है उसके फर्स्ट पॉइंट पे मेंशन है, दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ फ्लक्स एडिंग, मतलब करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, फ्लक्स कुछ इस तरह से है, यहाँ से एंटर कर रहा है, फ्लक्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, फ्लक्सेस आर एडिंग, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमने ये कहा था कि ऐसा क्या रहेगा कि जब म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो L1 इंक्रीज होके L1 प्लस एम और L2 इंक्रीज होके L2 प्लस एम हो जाएगा। होगा क्या, या तो प्लस माइनस ऑफ एम होने वाला है, अगर तो फ्लक्स एडिंग है तो L1 प्लस एम हो जाएगा, अगर अपोजिंग है तो L1 माइनस ऑफ एम हो जाएगा। इसी तरह से L2 प्लस एम होगा जब फ्लक्सेस एडिंग है, व्हेन फ्लक्सेस आर अपोजिंग, तो ये रहेगा। तो होता क्या है कि इसकी जो इक्विवेलेंट है L1 के लिए इक्विवेलेंट क्या रहेगा, L1 प्लस एम। तो देखिए वैल्यूज क्या है, 9 प्लस 3, आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी। उसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि L2 क्या हो जाएगा, L2 प्लस एम हो जाएगा, क्योंकि दोनों किस में है, सीरीज एडिंग में है, फ्लक्स एक दूसरे को एड कर रहे हैं। तो देखिए ये वैल्यूज क्या हैं, 4 प्लस 3, आंसर क्या रहेगा 7 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में ही जो सर्किट डायग्राम था, टोटल इंडक्टेंस क्या हो जाएगी, देखिए L1 क्या हो जाता है, L1 प्लस एम, L2 क्या हो जाता है, L2 प्लस एम। इसी वजह से तो हम ये फॉर्मूला आपका इक्विवेलेंट का आता था, प्लस ऑफ 2m, क्योंकि ये भी इंक्रीज होके इसमें भी +1 का फैक्टर आया, इसमें भी +1 का फैक्टर आया, तो ये 2m रहेगा। तो ये वैल्यूज पुट कर दीजिए और देखिए आंसर क्या आता है, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये L1 और L2 हम पहले वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, जो अब चेंज हुई वो नहीं, 9 प्लस 4 करने वाले हैं हम यहाँ, ये 9 प्लस 4, और देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की क्या वैल्यू है, 3। इसे सॉल्व करके देखिएगा क्या 19 हेनरी आपका ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए किस तरह से बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं कि आपने यहाँ सीधा m ही यूज़ कर लिया। ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मूला में यहाँ 2m है, अगर देखिए इन दोनों में भी डिफरेंस कितना है, 3 हेनरी का ही डिफरेंस है। तो उस तरह के कुछ एक ऑप्शंस होते हैं कि आपने कहीं पे मिस्टेक करी और उसी अकॉर्डिंग ऑप्शंस कई बार सेट होते हैं और आपको लगेगा कि आपका आंसर सही आया, बट वो गलत हो गया होगा। यहाँ m की वैल्यू नहीं पुट करोगे, यहाँ आप 2 इंटू m करने वाले हैं। यही कुछ मिस्टेक्स हैं जो बच्चे पेपर में कर देते हैं, तो ध्यान से कीजिएगा और अपना आंसर यहाँ निकालिएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रीवियस क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग k पूछा गया है, k विल बी इक्वल टू m अंडर रूट ऑफ L1 L2। तो वैल्यूज पुट कीजिए और देखिए क्या आता है, m इज योर 3, 9 4, 0.5 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल इंडक्टेंसेस, इसकी टोटल इंडक्टेंस क्या होगी। अब देखिए डॉट कन्वेंशन यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकंड पॉइंट पे है, स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं है, दैट मीन्स
फ्लक्सेस आर अपोजिंग इन नेचर, तो फॉर्मूला क्या लगने वाला है, L1 प्लस L2 माइनस ऑफ 2m। फॉर्मूले में ध्यान से वैल्यूज पुट कीजिए और देखिए आपका आंसर क्या आता है, ऑप्शन बी 7 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल 1, कुछ इस तरह का सर्किट गिवन है, L1 कॉइल 1 की इंडक्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट करी जा सकती है। L1 विल बी इक्वल टू फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट, फॉर्मूला याद है हमें, I1 की वैल्यू 2 है, तो ये कैलकुलेशन कीजिए, देखिए आंसर क्या आता है, आंसर रहेगा ऑप्शन बी 5 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, वही सर्किट है उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला रहता है, फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न्स के साथ MI1 इज इक्वल टू फ्लक्स लिंकेज विद सेकेंड कॉइल, और वो किस वजह से आ रही है, करंट I1 की वजह से। यहाँ I1 लेंगे, I2 नहीं लेंगे, हालांकि I2 यहाँ पे गिवन भी नहीं है, बट I2 भी गिवन हो तब भी ये I2 नहीं लेंगे, ये I1, क्योंकि ये इनमें क्या है, मैग्नेटिक कपलिंग हो रही है। तो M की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ देखिए वैल्यूज पुट कीजिए, 5-2, देखिए अब यहाँ पे इसने 5-2 रिप्रेजेंट करा है, कई बार 5-1-2 भी हो सकता है। हमें पता है कि करंट फर्स्ट कॉइल में आ रहा है, उसकी वजह से फ्लक्स कुछ जनरेट हो रहा है, उसमें से कुछ पार्ट फ्लक्स का सेकेंड कॉइल के साथ लिंक हो रहा है, उसे ही हम इसे यहाँ मेंशन कर रहे हैं। इसकी वैल्यू और I1 की वैल्यू 2 है, तो देखिए कैलकुलेशंस कर लीजिए और देखिए क्या आंसर आता है। आपका आंसर रहेगा 8 हेनरी। नेक्स्ट इज कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द टू कॉइल्स। कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग पूछा गया है तो हमें ये फॉर्मूला याद आता है, L1 हम फाइंड आउट भी कर चुके हैं, L2 हम फाइंड आउट कर पाएंगे क्या इस सर्किट में। L2 फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला आने वाला है। क्या I2 की वैल्यू गिवन है, यहाँ I1 नहीं ले सकते, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस का क्या मतलब है कि उसी कॉइल में कुछ करंट हो, उस करंट की वजह से कुछ फ्लक्स हो और उसी कॉइल में EMF जनरेट हो, ठीक है। बट ये चीज़ें हमें नहीं गिवन है, यहाँ जो ये 5-2 है, यहाँ करंट ही नहीं आया, तो ये जो 5-2 है, ये जो 5-2 है, ये कौन सा फ्लक्स है जो फर्स्ट कॉइल में प्रोड्यूस हुआ होगा, उसका कुछ एक पार्ट जो यहाँ लिंक हुआ, ये वो पार्ट है। तो इस फॉर्मूले से हम ये कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग नहीं फाइंड आउट कर सकते। देन कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग का एक और फॉर्मूला रहता है जो अभी तक आपको नहीं कवर करा है, वो है K इज इक्वल टू फ्लक्स म्यूचुअल अपॉन फ्लक्स प्रोड्यूस्ड। अब इसे समझते हैं ये क्या है, देखिए I1 करंट आया, उसकी वजह से कुछ phi1 हुआ, इसे हम क्या कह रहे हैं कि कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। अब इस पूरा जितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ उसका कुछ एक तो लिंक्ड या म्यूचुअल हो जाएगा, जो इस कॉइल में लिंक हुआ उसे हम म्यूचुअल फ्लक्स या लिंक्ड फ्लक्स कह सकते हैं, और कुछ एक जो पार्ट रहेगा वो आपका लीक भी होगा। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, जितना प्रोड्यूस हुआ उतना ही म्यूचुअल हो जाए, तो हम क्या कहते हैं कि K इज इक्वल टू, तब क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यूज ऊपर नीचे सेम है, तो K की वैल्यू क्या आएगी, 1, कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1, दैट मीन्स परफेक्ट कपलिंग, ठीक है। परफेक्ट कपलिंग हम कहते थे कि परफेक्ट कपलिंग है जब K की वैल्यू 1 है, ठीक है, जितना फ्लक्स एक ने प्रोड्यूस करा उतना का उतना सारा दूसरे कॉइल के साथ लिंक हो गया। बट एक्चुअल में ऐसा केस नहीं रहता है, ये तो आइडियल केस है, कुछ ना कुछ फ्लक्स लिंकेज रहेगी, जितना प्रोड्यूस हुआ उसमें से कुछ ही पार्ट जो है सेकेंड कॉइल के साथ लिंक हुआ। तो K को हमने किस तरह से डिफाइन करा है कि कितना लिंक हुआ दूसरी कॉइल के साथ अपॉन कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। तो ये फॉर्मूला आप अपने नोट्स में और ऐड कर लीजिएगा, इस पर हमारी अभी तक डिस्कशन नहीं हुई है। तो देखिए ये वैल्यूज क्या है, कितना लिंक हुआ, दैट इज 0.08, और कितना प्रोड्यूस हुआ 0.1। तो कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, देखिएगा आंसर क्या आता है, आंसर रहेगा ऑप्शन बी 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्लक्स इज इंक्रीज 2 टाइम द एडी करंट पावर लॉस इज। देखिए ये चीज़ हम कर चुके हैं, हमने कहा है कि एडी करंट का जो पावर लॉस है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये पावर लॉस की बात कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी रेज टू पावर 2,
ठीक है, तो अगर ये 2 टाइम इंक्रीज हो रही है तो ये भी आपकी 2 टाइम, सॉरी 2 रेज टू पावर 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, दैट इज 4 टाइम्स। यहाँ फ्रीक्वेंसी रेज टू पावर 2 है। अगर आपको इसका कंप्लीट फॉर्मूला पढ़ना है, दैट विल बी इक्वल टू के ई बी एम स्क्वेयर टी स्क्वेयर एफ स्क्वेयर वी वॉट्स। पावर है, पावर लॉस कितना हो रहा है इस फॉर्मूले से डिफाइन करा जा रहा है, वेयर के ई इज योर एडी करंट कोफिशिएंट, बी एम इज योर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, टी इज योर थिकनेस ऑफ लैमिनेशंस। हमने करा था कि एडी करंट को लॉस करने के लिए आयरन कोर में लैमिनेशंस करेंगे, उसको थिन शीट्स में डिवाइड करेंगे, देन उनके बीच में लैमिनेशंस होंगी। एफ तो आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसी है, एंड वी इज योर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला है। इसमें से आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है कि पी ई इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी रेज टू पावर 2, एडी करंट पावर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ रेज टू पावर 2। इसे भी ध्यान रखेंगे। तो अगर ये 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो पी ई कितना हो जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two pure inductor each of self inductance L are connected in parallel but are well separated from each other, the total inductance is। हम ये कर चुके हैं। well separated from each other का क्या मतलब है, m is equal to 0, ठीक है, इतने एक दूसरे से अलग हैं कि कोई भी म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं आ रहा है। हमने ये करा है तो L इक्विवेलेंट है, इस तरह से एक फॉर्मूला बनता है। इस केस में अगर आपके पास 2 है तो L/2 रहेगा, ये चीज़ भी हम कर चुके हैं। L इज कौन सी इंडक्टेंस का क्या वैल्यू है, और N क्या है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट हो रही है। अगर 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 इंडक्टेंसेज है, 3 है तो 3 हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम कर चुके हैं। आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिगर शोज टू टाइटली कपल्ड के इज इक्वल टू 1 आइडेंटिकल कॉइल। ठीक है, हो सकता है कि अभी के की वैल्यू मैंशनड हो या फिर नहीं मैंशनड है, और टाइटली कपल्ड की बात कर रहा है तो के परफेक्ट केस लेके चलेंगे, आइडियल केस के इज इक्वल टू 1 लेके चलेंगे। अगर गिवन है तो वो वैल्यू यूज़ करेंगे। इफ़ द कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एडिंग देन द टोटल इंडक्टेंस एल इक्विवेलेंट। सीरीज एडिंग के केस में जो फॉर्मूला हमें याद आता है वो ये है, बट यहाँ पे m की वैल्यू दे नहीं रखी है, k की वैल्यू दे रखी है, तो क्या इससे हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बनता है तो m क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ L1 L2, और देखिए वैल्यूज़ क्या है, 250 250, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 250 मिली हेनरी आ जाएगी। अब क्या पूछा गया है, L इक्विवेलेंट 250 प्लस 250 प्लस ध्यान से 2 इंटू ऑफ 250, तो देखिए क्या वैल्यू आती है। अब देखिए आंसर जो आपका आया वो मिली हेनरी में आया, बट ऑप्शन जो है वो हेनरी में दे रखे हैं, तो इसे सेट कर लीजिए। यहाँ ये क्या है, 10⁻³ का फैक्टर है और ये 10⁻³ है, दैट मीन्स 1 हेनरी विल बी योर इक्विवेलेंट रेजिस्ट, सॉरी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अपोजिशन देन द टोटल इंडक्टेंस। प्रीवियस ही केस के लिए अगर सीरीज अपोजिशन में होता तो क्या हो जाता, वैल्यूज पुट कर लीजिए। क्या वैल्यू आ गई, 0। ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट, टू सीरीज अपोजिंग इंडक्टर्स हैव वैल्यू 1 हेनरी एंड 1.7 हेनरी, व्हाट इज द टोटल इंडक्टेंस इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज दिस मच। ठीक है, सीरीज अपोजिंग है, दैट मीन्स L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस ऑफ 2m आने वाला है। बाकी क्या क्वेश्चन में डिफरेंट है, यहाँ हेनरी हेनरी है, यहाँ मिली हेनरी है, तो इसे चेंज कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 0.3 हेनरी। तो देखिए L1 1 प्लस 1.7 माइनस 3 इंटू 0.3 निकाल दीजिए, देखिए क्या वैल्यू आती है। आंसर रहेगा ऑप्शन सी,
2.1 Henry. Next question, the current in the self-inductance L is equal to 40 millihenry is to be increased uniformly from 1 ampere to 11 ampere in 4 milliseconds. The induced EMF produced in L during the process L. इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये फॉर्मूला याद आता है, 40 गिवन है, मिली हेनरी में दे रखा है, हमें पता है हम यहाँ इस फॉर्मूले में हेनरी में यूनिट्स लेते हैं। और देखिए करंट कितना चेंज हो रहा है, डी आई I2 माइनस ऑफ I1 कितना चेंज हुआ, 11, 1 से 11 में चेंज हुआ, तो ये एक फैक्टर आएगा, तो ये क्या है 10, और कितने टाइम में वो चेंज हुआ, dt 4 मिली सेकेंड में। तो आपको पता है यहाँ पे ये यूनिट्स इसके सेकेंड होने चाहिए, ये मिली सेकेंड है, तो आप इसे भी चेंज करिए, तो देखिए ये वैल्यू क्या आती है। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, 100 वोल्ट। Next question, the core in the electrical machines are generally made of laminations to reduce eddy current loss. इस पर डिस्कशन हो चुकी है। Next, given two inductances L1 and L2, their mutual inductance M satisfies. M का L1 L2 के साथ क्या रिलेशन होगा, देखिए क्या फॉर्मूला है, K is less than equal to 1, K is M under root of L1 L2 less than equal to 1, M is less than equal to under root of L1 L2, तो क्या ऑप्शन है, ऑप्शन सी सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू coils of self inductance 150 millihenry and 250 millihenry and mutual inductance is this much are connected in parallel aiding the total inductance L equivalent in parallel aiding का फॉर्मूला याद कर पाते हैं क्या, देखिए ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में दोनों न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में m के फैक्टर के साथ सब्ट्रैक्शन है, तो ये वैल्यूज पुट कीजिए और L इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, देखिए क्या आंसर आता है, आंसर रहेगा 0.144 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, two coils have self inductances this and effective inductance 40 millihenry are connected in series aiding the equivalent inductance when they are connected in series opposing, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए L1 की वैल्यू गिवन है, L2 की वैल्यू गिवन है और L इक्विवेलेंट गिवन है जब वो सीरीज एडिंग में है, तो सीरीज एडिंग का क्या फॉर्मूला रहता है, ये फॉर्मूला रहता है, इससे m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, और पूछा क्या गया है जब सीरीज अपोजिंग में हो, तो इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट कर देना, तो देखिए कैलकुलेशन करके देखिए क्या आपका आंसर आता है। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 10 मिली हेनरी। अगर कैलकुलेशन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछा जा सकता है, आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two coupled coil in series have equivalent inductance of 16 millihenry or 8 millihenry depending on their connection, the mutual inductance M between the coil is, ठीक है सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक केस में 16 मिली हेनरी है और एक केस में 8 मिली हेनरी है, कनेक्शन किस तरह से लग रखे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो हमें पता है व्हेन देयर इज सीरीज एडिंग L इक्विवेलेंट विल बी हायर, L1 प्लस L2 प्लस 2M आने वाला है, व्हेन इट इज सीरीज अपोजिंग, व्हेन फ्लक्सेस आर अपोजिंग तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू कम आने वाली है, ठीक है, दैट मीन्स L इक्विवेलेंट जो है सीरीज अपोजिंग के केस में डिक्रीज करता है और एडिंग के केस में इंक्रीज करता है, तो यही वैल्यू आपको गिवन है, L1 प्लस L2 प्लस 2M is 16 millihenry and L1 plus L2 minus of 2M is equal to 8 millihenry, तो आप इसकी कैलकुलेशन करके ये निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
एम की वैल्यू ही आपको फाइंड आउट करनी है। 4m इज इक्वल टू 8 एंड m इज इक्वल टू 2 मिली हेनरी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when magnetic flux linking a coil changes, EMF is always induced, current is always induced, both or neither। क्या रहेगा? देखिए, जब भी फ्लक्स लिंकेज चेंज होता है तब ईएमएफ आपकी जनरेट होती है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। करंट आएगा या नहीं आएगा ये डिपेंड करेगा कि आपका कंडक्टर जो है वो क्लोज्ड है या ओपन है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है। करंट को मूव करने के लिए, करंट को पास करने के लिए आपका सर्किट क्लोज होना चाहिए, बट ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है। ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। करंट, अगर करंट के बारे में हमें डिड्यूस करना है कि करंट आएगा या नहीं आएगा, तो ये आपका, इसकी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर फ्लक्स लिंक चेंज हो रहा है, प्लस फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ तो हमेशा ही इंड्यूस होगी। करंट के बारे में हम नहीं कह सकते कि वो हमेशा ही इंड्यूस होगा। अगर सर्किट क्लोज होगा तो वो होगा, अगर ओपन होगा तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन कोर सोलेनॉइड हैज दिस number of turns and 1 meter long, its cross sectional area is this much, the self inductance of the solenoid। ये जो फॉर्मूला हमने डिस्कस करा था वो सोलेनॉइड का ही फॉर्मूला था। इसी को हम, जो इंडक्टर है इसी को हम सोलेनॉइड कह रहे हैं। तो ये वैल्यूज आपको गिवन है, एल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब म्यू क्या है? परमेबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या रहता है? म्यू नॉट म्यू आर। अगर वो एयर कोर है तो ये रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू क्या रहती है? 1। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और म्यू नॉट की फ्री स्पेस के लिए वैल्यू क्या रहती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ मिली हेनरी। तो पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 रहती है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एन की वैल्यू गिवन है। अब एरिया देखिए और लेंथ देखिए, लेंथ 1 मीटर है। अब एरिया देखिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें ये पता है कि यहाँ जो लेंथ और एरिया होना चाहिए वो मीटर स्क्वायर है, मीटर में होना चाहिए। तो अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसे मीटर में कर लेंगे। अगर ये सिंपल 10 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी होती तो हम 10 इंटू 10⁻⁻² कर लेते, बट ये एरिया की बात करी गई है तो इसे -2, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 फैक्टर्स रहेंगे। तो 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻²। ये देखिए कैलकुलेट करके एल की वैल्यू कितनी आती है? आपका आंसर आना चाहिए 1.25 मिली हेनरी। तो कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करंट ऑफ 4 एम्पियर थ्रू अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स प्रोड्यूसेस ए magnetic flux of 400 lines। The self inductance of the coil is L is equal to I phi n। कुछ ऐसा सा हमें फॉर्मूला याद आ जाता है, इन सब में ये रिलेशन होता है। बट यहाँ जो फ्लक्स रहता है वो वेबर में है और करंट एम्पियर में है, तभी ये हेनरी में रहेगा। इसकी एक हमने स्टेटमेंट भी बनाई थी कि जब करंट कॉइल में कुछ चेंज हो रहा हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कुछ फ्लक्स आ रहा हो, तभी हम उसे 1 हेनरी से डिफाइन करते थे। बट यहाँ वेबर ना दे के लाइन्स दे रखा है, एंड 1 लाइन इज इक्वल टू 10⁸ वेबर। ये रिलेशन है, ये रिलेशन भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग 400 लाइन्स के लिए क्या हो जाएगा? 400 इंटू 10⁻⁻8 वेबर। अब ये फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है और करंट की वैल्यू 4 है, तो कैलकुलेशंस कर लीजिए। देखिए आपका क्या आंसर आता है। आंसर आना चाहिए 1 मिली हेनरी। तो उसे मिली में, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आप हेनरी में रहेगा, उसे आप मिली में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये कन्वर्जन्स आपको आई होप करने आती होंगी। अगर नहीं आती हैं तो देखिए सारे कंसेप्ट किस तरह से रहते हैं। मिली का क्या है, सेंटीमीटर का क्या है, नैनो का क्या है, माइक्रो का क्या है, वो सारा एक चार्ट रहता है, नेट पे आपको मिल जाएगा, वो चीज़ें आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। सीरीज में है ये सर्किट, ये L1 की वैल्यू है, ये L2 की है, ये L3 है, और कुछ एक म्यूचुअल इंडक्टेंसेस भी दे रखी हैं, डॉट कन्वेंशन के साथ है। ये दोनों का क्या है? पॉइंट, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट पे है। दैट मीन्स फ्लक्स क्या रहेगा इनमें?
एडिंग रहेगा, इसका मतलब 2m का एक फैक्टर आने वाला है इसकी वजह से। और इसमें देखिए यहाँ स्टार्टिंग में है, यहाँ एंड में है, दैट मीन्स अपोजिंग का केस रहा होगा ये, और यहाँ -2m का फैक्टर आने वाला है। तो एल इक्विवेलेंट आप फाइंड आउट कर दीजिए, L1 प्लस L2 प्लस L3। अब देखिए ये +2m आएगा, +2 × 1, और यहाँ क्या आएगा, अपोजिंग है तो माइनस, दैट इज -2 × अब m की क्या वैल्यू है 2। तो ये कैलकुलेशंस कीजिए और देखिए आपका आंसर क्या आता है। आंसर आपका रहेगा 19 हेनरी। कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। उसी तरह का एक क्वेश्चन दे रखा है जैसे प्रीवियस था, बट यहाँ इंडक्टेंसेस ना होके रिएक्टेंसेस दे रखी हैं। देखिए अभी हम एसी सर्किट एनालिसिस करने वाले हैं, आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले लेक्चर्स में ये चीज़ हम देखेंगे। तो अभी तक हमें पता है कि XL = J(2πfc) हो जाता है रिएक्टेंस, ठीक है, और इसे हम ओम से डिनोट करते हैं। ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है जब एसी सर्किट में आपका कैपेसिटर या इंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर जो शो करता है उसे हम रिएक्टेंस कहते हैं। उसकी वैल्यू आपकी इंडक्टर के केस में कुछ इस तरह से रहती है। तो क्या आप ये कैलकुलेशंस कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। जिस तरह से प्रीवियस केस के लिए कर रहे थे उस वही कंसेप्ट आप यहाँ लगाएंगे। देखिए ये फर्स्ट x1 की वैल्यू हो जाएगी, ये x2 की वैल्यू हो जाएगी, ये x3 की हो जाएगी। अब देखिए ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंसेस दे रखी हैं जो लाइन के साथ शो करी गई हैं। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे है, यहाँ सेकेंड पॉइंट पे है, दैट मीन्स यहाँ -2m का एक फैक्टर आने वाला है। और यहाँ लास्ट और फर्स्ट पे दे रखी है, दैट मीन्स अगेन -2, और ये जो फैक्टर है ये रहा होगा, और इसमें फर्स्ट और फर्स्ट में दे रखी है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो देखिए x से रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। इक्विवेलेंट रिएक्टेंस विल बी इक्वल टू +J5 +J8 +J11। यहाँ क्या आएगा, -2, और वैल्यू क्या दे रखी है J3, और यहाँ वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस आएगा 2 × J4, और थर्ड फैक्टर भी गिवन है। थर्ड को नहीं भूलेंगे, जितने भी म्यूचुअल इंडक्टेंसेस हैं उन सबको कवर करेंगे। प्रीवियस केस में सिर्फ 2 थी, इस केस में आपकी 3 है। तो यहाँ प्लस का है, +2 × द वैल्यू जो कि है J5। तो कैलकुलेशंस कर लीजिए और आपका आंसर भी कुछ J में आ रहा होगा, क्योंकि सब में J है, और कैलकुलेशंस आपको ही करने आती होंगी। तो देखिए क्या वैल्यू आती है, ये है 20 हेनरी। इसी तरह से अगर ये आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट है, क्या आप इसके लिए L इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर पाएंगे? कर पाएंगे। ये दोनों आपस में किस में है, सीरीज में है। तो इसके लिए क्या रहेगा, 40 + 100, फिर इसका ये 150 इन दोनों के साथ किस में आएगा, पैरेलल में आएगा, फिर उसका कॉम्बिनेशन यहाँ सीरीज में आएगा। जिस हिसाब से आप R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते थे उसी तरह से आप L इक्विवेलेंट इस सर्किट के लिए फाइंड आउट कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा। आपका आंसर रहेगा 15 मिली हेनरी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।